नमस्कार। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों को जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है मानव जनन और इसमें पहली परिभाषा है जनन अंग या जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो मानव शरीर में दो तरह के जनन अंग पाए जाते हैं। पहला होता है नर जनन अंग और दूसरा होता है मादा जनन अंग। आज हम बात करेंगे नर जनन अंग की। तो पहला प्रश्न है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें ये वाला चित्र आपको बनाना है जो शायद आपकी पुस्तक में बना होगा, और उसकी परिभाषा में मैं आपको बताता हूं कि नर जनन अंग जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। नर जनन अंग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मुख्य जनन अंग कहलाता है जो, और दूसरा होता है सहायक जनन अंग, और तीसरा होता है सहायक जनन ग्रंथियां। मुख्य जनन अंग में ये अंग युग्मकों का निर्माण और लिंग हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। इसके भाग होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वृषण, टेस्टीज, जो कि शरीर में एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश एक पतली नलिका द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। इस नलिका को वक्षण नलिका या इंग्विनल नॉल कहते हैं। वृषण नीचे की ओर लचीले तंतुओं द्वारा वृषण कोश से जुड़े रहते हैं। इनको गुब्रेनकुलम भी कहा जाता है। वृषण में ही शुक्रजनन व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, ये जो सहायक जनन अंग होते हैं, ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता देते हैं या सहायक होते हैं। इसका पहला भाग होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रहती है। इस अतिकुंडलीय या यह अतिकुंडलीय होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी कॉमा के आकार की संरचना बनाती है। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। पहला कहलाता है शीर्ष एपिडिडाइमिस, दूसरा कहलाता है एपिडाइमिस काय, और तीसरा कहलाता है पुच्छ एपिडिडाइमिस। सहायक जनन अंग का दूसरा भाग होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ये प्रत्येक एपिडिडाइमिस में निकलकर वंक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है और शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनाती है। यह शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। इसका तीसरा भाग कहलाता है शुक्राशय। शुक्राशय एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग होता है। यह
शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है, अर्थात इसी में शुक्राणु रहते हैं और इससे शुक्राणुओं को भोजन भी प्राप्त होता है। इसका चौथा भाग होता है शिश्न। शिश्न एक बेलनाकार हर्षण नर मैथुन अंग है जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है, अर्थात इसे मूत्र मार्ग भी कहा जाता है। मूत्र के साथ साथ इससे शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं। नर जनन तंत्र का तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा काउपर्स ग्रंथियां और तीसरी होती हैं पेरिनियल ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है कि यह मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती हैं और कई पिंडों की बनी होती हैं। इस ग्रंथि से हल्का क्षारी दूधिया तरल स्रावित होता है। यह वीर्य की लगभग 20 से 25% भाग होता है। वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि का होता है। दूसरा काउपर्स ग्रंथियां। काउपर्स ग्रंथियों को बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहा जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां शरीर में एक जोड़ी होती हैं और मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारी एवं चिकने द्रव्य का स्रावण करती हैं। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा इसका कुछ भाग योनि मार्ग में पहुंचकर उसे स्नेह की तरह कार्य करता है और मैथुन को सुगम बनाता है। तीसरी होती है पेरिनियल ग्रंथि या एक जोड़ी ग्रंथि मलाशय के पास स्थित होती है। ये ग्रंथियां विशिष्ट रसायन स्रावित करती हैं जो एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। तो छात्रों, ये था हमारा आज का नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र में आपको ये पूरा नरजनन तंत्र अपनी कॉपी में लिखना है, आपको चित्र बनाना है और अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके मुझसे इस विषय संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।